नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पूरा पेटेंट एक्ट डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया, पेटेंट एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपसे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इसके साथ साथ पेटेंट एक्ट 1970 पूरा क्या प्रोसेस है, क्या एप्लीकेशन लगता है, कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, कौन सा फीस यूज़ होता है, कितनी फ़ी देनी होती, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था वो दिया था आपका आईपीआर का हिस्ट्री मैंने आपको बताया था, आईपी का आपको ओरिजिन बताया था और इसके साथ साथ थ्योरीज ऑफ आईपीआर बताया था। और आईपी की जितनी कैटेगरीज थी, टोटल 10 कैटेगरी थी, ये 10 कैटेगरी का मैंने पूरा आपको हिस्ट्री बताया था। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो भी वीडियो इंपॉर्टेंट था, वो एक तरह से बेसिक था, इसको पढ़ने के लिए उसको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ से हम लोग अपनी हर एक कैटेगरी के जितनी भी कैटेगरीज हैं सबको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में पेटेंट एक्ट पढ़ेंगे, फिर कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, जीआई एक्ट, एसआईसीएलडी, जितना भी है सब कुछ करेंगे। बस ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपको खुद इंटरेस्ट आएगा, आपको बाद में लगेगा कि हाँ सच में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व करके आऊँगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, सेक्शंस बहुत सारे हैं, मैंने आपसे कोशिश करी है, मैं आपसे यहाँ पर मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो सारे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें मिक्सअप हैं, जैसे कि कुछ कहीं किसी सेक्शन में है, कहीं किसी सेक्शन में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके लिए अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी तरह का अगर आपको कन्फ्यूज़न है पेटेंट एक्ट के सेक्शन से रिलेटेड, आप कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए ये हमारा आज का कंटेंट रहने वाला है। दोस्तों हमें आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है, एक तरह से हम आपका पूरा पेटेंट एक्ट आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आखिर पेटेंट एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको हमें पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ पेटेंट देखेंगे, कंडीशंस फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन, मतलब पेटेंट किस कंडीशन पे दिया जाता है, पेटेंट राइट्स किस कंडीशंस पे दिए जाते हैं, इसके बाद कौन कौन से राइट्स इससे एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ पेटेंटिंग, मतलब अगर आपको कोई चीज़ पेटेंट कराना है उसका क्या प्रोसेस है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस, मतलब कि ऐसे कौन से इन्वेंशंस हैं जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। मैं बीच बीच में आपको जब ये सारी चीज़ें बताऊँगा तो मैं बीच बीच में आपको ये सेक्शंस भी बताता चलूँगा। एक एक जितने भी पॉइंट आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई पेटेंट का प्रोसेस है तो वहाँ पर, या मान लीजिए कोई राइट्स है या क्या कंडीशन है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे लास्ट में हम यहाँ पर आपके सारे सेक्शंस जो हैं उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पेटेंट एक्ट 1970, इसका पूरा एक प्रॉपर पीडीएफ है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, पूरे एक सीक्वेंस में दिया गया है। ये आपको एक एक चीज़, चैप्टर्स दिए गए हैं और उसके बाद उसमें सेक्शंस दिए गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा, आपके काम आएगा। और पूरा एक एक करके सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट तक आप देखिएगा पूरा आपका पेटेंट एक्ट कितनी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब लागू हुआ है, 20 अप्रैल 1972, 20 अप्रैल 1972। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि पेटेंट एक्ट 1970 ने किस एक्ट को रिप्लेस किया, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। इंडियन पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट 1911। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो एक तरह से बेसिक है और उसके बाद फिर आप इनको देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हुई, एक तो पेटेंट एक्ट आया 1970 में, इसके अलावा पेटेंट रूल्स आए 2003। दोनों में क्या डिफरेंस है, पेटेंट रूल्स 2003, पेटेंट एक्ट 1970, कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर, कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 23 चैप्टर्स। ठीक है, सेक्शंस कितने हैं, 163। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है इंपॉर्टेंट, कुछ सेक्शन यहाँ पर ऐड किए गए हैं, कुछ सेक्शन यहाँ पर रिमूव किए गए हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं हम ओमिटेड, कुछ सेक्शन ऐड किए गए, कुछ रिमूव किए गए। अभी आगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आप उनको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। चैप्टर्स की अगर हम बात करें, टोटल 23 चैप्टर्स हैं और इसमें से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4A हटा दिया गया है।
ठीक है। पेटेंट एक्ट 1970, इसमें क्या है, चैप्टर्स हैं 23, सेक्शंस हैं 163। इसके बाद आता है पेटेंट रूल्स 2003, कब लागू हुआ है, ये भी उसी दिन से लागू हुआ है। पेटेंट एक्ट 1970 जब से लागू हुआ है 20 अप्रैल 1972, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स। रूल्स में आपके चैप्टर्स आते हैं और साथ में रूल्स आते हैं, सेक्शन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर्स कितने हैं, यहाँ पर चैप्टर्स हैं आपके 16 और यहाँ पर रूल्स आपके कितने हैं, रूल्स हैं आपके 139, 139 रूल्स हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं आपका जो ये सेक्शंस है, सेक्शंस हमें क्या डिफाइन करता है, बेसिकली सेक्शंस हमें डिफाइन करता है किसी चीज़ का क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया बताता है। रूल्स की अगर हम बात करें, रूल्स क्या होता है, रूल्स होता है प्रोसेस फॉर क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के लिए क्या प्रोसेस है वो हमें बताता है रूल्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेटेंट रूल्स कब कब अमेंडमेंट हुए हैं, पेटेंट एक्ट में कब कब अमेंडमेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेटेंट एक्ट में 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है, 1999, 2002 एंड 2005। 2005 के पहले तक सिर्फ जो प्रोसेस होता था उनको पेटेंट दिया जाता था, बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई 2005 के अमेंडमेंट के बाद। इसके साथ साथ 2005 के अमेंडमेंट में आपके ड्रग्स को भी, दवाइयाँ जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं उनका भी पेटेंट होने लगा, वो आपके 2005 के अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, ठीक है। अब पेटेंट रूल्स की, पेटेंट एक्ट कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, 3 बार। पेटेंट रूल्स कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, 7 टाइम्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 7 टाइम्स। 2003, 2005, 2006, 2013, 2013, 14, 16, 17, 2014, 2016 एंड 2017। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। पेटेंट एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर है कौन कौन से चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स हैं इसमें कौन कौन से सेक्शंस ऐड किए गए हैं, कौन कौन से रिमूव किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेटेंट एक्ट की, कौन कौन से सेक्शन इसमें ऐड किए गए हैं, तो वो आपके सामने यहाँ पर है। देखिए पेटेंट एक्ट में कितने सेक्शन है, 163 सेक्शंस ये ऐड किए गए हैं, 11A से लेके 157A तक। रिमूव कौन कौन से किए गए हैं, सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 163, सारे नहीं हैं जो यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 5, सेक्शन 22, 23, 24, 27, 95, 96, 97, 98, 112, 116 ये हटा दिए गए। नीचे बात हो रही है पेटेंट रूल्स 2003, ऊपर जो है वो आपका पेटेंट एक्ट है, नीचे है आपका पेटेंट रूल्स 2003, ठीक है। 139 टोटल रूल हैं। ये रूल्स जो आपके ऐड किए गए हैं 19A से लेकर के और 129A तक। और कौन कौन से रूल्स हटाए गए हैं 38 से लेकर के 89 तक। कौन कौन से हैं 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो एक तरह से आप देख लीजिए 65, 54 तक तो पूरा आपको लर्न करना है। कहाँ से 38 से लेकर 54 तक है। इसके अलावा 64, 65, 73 और 89 ये रूल्स इसमें से हटा दिए गए। तो ये देखिए दोस्तों आपको याद करना है, सेक्शंस हो गए, कौन कौन से हटाए गए हैं, कौन कौन से ऐड किए गए हैं, आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। और बाकी अभी जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पूरे सेक्शन आगे हम फर्दर अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब आप कंप्लीट लेक्चर देख लेंगे आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी पेटेंट की। बेसिकली पेटेंट का पूरा हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे और जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब एक एक करके पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया है पेटेंट एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन हैं, ठीक है। अब शुरुआत हो रही है यहाँ से। पेटेंट का मतलब क्या है, क्या होता है पेटेंट, किसे मिलता है पेटेंट? कि आपने कुछ भी बना दिया आपको पेटेंट मिल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पेटेंट के लिए क्या होता है, क्या तरीका होता है कि मान लीजिए सपोज मैंने कोई एक चीज़ बनाई, कोई ऐसी डिवाइस बनाई जो आपका सोलर से चलता है या कोई भी ऐसी चीज़, नई चीज़ बनाई, आप गए गवर्नमेंट पास, मैंने कहा इसका पेटेंट कर दो, गवर्नमेंट भगा देगी। किस चीज़ का पेटेंट? पेटेंट कराने की भी कंडीशन होती है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी आपको मिल जाएगा, आप सोचेंगे कि आपको पेटेंट हो गया। नहीं, कि आपने कोई भी डिवाइस बना दी आपको पेटेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। देखिए पहली चीज़ आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे, नई चीज़, आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, पूरा उसका प्रोसेस होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा, उसके साथ में अपनी फ़ीस देनी होगी, कहाँ जाना होगा, कंट्रोलर के पास जाना होगा। लेकिन जो आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये सब आप किससे तैयार कराएंगे? आपको तो खुद
पता नहीं है कि ये सारी चीज़ों में कहाँ पे किस फॉर्म में क्या भरना है, कहाँ पे कौन सी कैटेगरी आती है, क्या क्या, ये आपको पता नहीं। आप जाएंगे पेटेंट एजेंट के पास, पेटेंट एजेंट आपकी मदद करेगा, आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, आपकी फ़ीस जो भी होगी वो सब कुछ ले करके फिर फाइनली जाएंगे कहाँ पर, कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर के पास फिर वो देखेंगे, चेक करेंगे क्या क्या प्रोसेस है, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो आपको जो आपका सपोज़ मान लीजिए उन्होंने देखा उनकी सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई, तब फिर वो आपको देंगे क्या, पेटेंट। तो जो पेटेंट देते हैं उसको बोलते क्या है, वो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव लाइसेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। मतलब कि इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होगा। एक्सक्लूसिव मतलब एकाधिकार, सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होगा। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन नंबर 21F, सेक्शन 21F में, ठीक है, सेक्शन 21F में मेंशन है एक्सक्लूसिव लाइसेंस। देखिए सेक्शन 21F क्या कहता है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस मीन्स अ लाइसेंस फ्रॉम अ पेटेंटी विच कन्फर्स ऑन द लाइसेंसी एंड पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय हिम टू द एक्सक्लूजन of all other persons including the patentee any right in respect of the patented invention and exclusive licensee shall be construed accordingly। इतना आपको बहुत ये सब समझने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ क्या इसका कहने का मतलब। इसका कहने का सिर्फ ये मतलब है कि गवर्नमेंट आपको देती है जो लाइसेंस, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव लाइसेंस, और यही जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है इसी को बोला जाता है पेटेंट। अब देखिए ये गवर्नमेंट ने तो आपको दे दिया, लेकिन किस कंडीशंस पे देगी, क्या उसका बेसिस होगा, क्या उसके बैकग्राउंड्स होंगे, है ना, क्या उसका रीज़न है कि गवर्नमेंट आपको पेटेंट दे, उसके लिए कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं कि गवर्नमेंट आपको पेटेंट देगी। देखते हैं चलिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। देयर इज अ सेट क्राइटेरियन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21J। सेक्शन 21J में बोला गया है जो आपका इन्वेंशन है, इन्वेंशन, ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो नीचे लिखा हुआ है। 3 क्राइटेरिया। सबसे पहला नॉवेल्टी, या बोल सकते हैं न्यू। कहाँ पर मेंशन है, मैं आपको ये भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें वापस से याद आ जाएंगी, ठीक है। जो हमारा इन्वेंशन है, देखिए आपने कोई चीज़ बनाई, आप चाहते हैं गवर्नमेंट उसको पेटेंट दे, ऐसे नहीं देगी। किस कंडीशन पे देगी, उसके लिए ये कंडीशन है, ये 3 क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। अगर ये फुलफिल हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट आपको पेटेंट देती है। क्या देती है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस, उसी को पेटेंट बोलते हैं। वो कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 21F में। अब देखिए ये जो 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी, सबसे पहली है नॉवेल्टी, मतलब कि आपका जो इन्वेंशन है एकदम नया होना चाहिए, कहीं पर भी किसी से भी सिमिलर मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं पहले पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, पहले से कहीं भी बना हुआ होना नहीं चाहिए, एकदम नया होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। और ये न्यू इन्वेंशन कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 2L, सेक्शन 2L, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेंटिव स्टेप। दूसरा कंडीशन है इसका इन्वेंटिव स्टेप, मतलब कि जो आपका जो इन्वेंशन है, पहली चीज़ तो नया होना चाहिए, दूसरा क्या है उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। मतलब आपने जो बनाया है अपना इन्वेंशन, जो कोई मान लीजिए सपोज कोई डिवाइस बनाई है, कोई भी चीज़ आपने बनाई है, तो जो आपने बनाया है उसका क्या स्टेप है, उसका प्रोसेस का जो स्टेप है, जो उसका आपका प्रोसेस है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। मतलब कि ये उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई चीज़ आपने बनाई है तो ऐसा तो है नहीं आपने बस दे दिया उनको, लो भैया इसको पेटेंट कर दो, नहीं, पूरा आपको प्रोसेस बताना होगा कि भैया हमने इसको पहले हमने एक बुक से पढ़े, मैंने इसका देखा, मैंने कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, क्या क्या टर्म्स हैं, उसके बाद मैंने अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करने शुरू किए, फिर मैंने देखा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे, फिर वो सारे कंपोनेंट्स मिला के फाइनली मैंने ये चीज़ बनाई है। तो ये गवर्नमेंट को आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है। पहली चीज़ नया होना चाहिए, दूसरा इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, मतलब जो बनाने का पूरा स्टेप है वो पता होना चाहिए गवर्नमेंट को, आपको वो प्रोसेस बताना होगा। तीसरी कंडीशन कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब जो आपने बनाई है वो इंडस्ट्री में यूज़ आ सके, इंडस्ट्री में अप्लाई की जा सके, मतलब कि बिजनेस पर्पस के लिए वो आपका इन्वेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई तो गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी, गवर्नमेंट आपको दे देगी पेटेंट। अब देखिए जो नॉवेल्टी पहली कंडीशन कहाँ मेंशन है, सेक्शन नंबर 2L में। इसके बाद बात आती है आपकी इन्वेंटिव स्टेप, ये आपका कहाँ पर मेंशन है, ये आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 21JA, इन्वेंटिव स्टेप सेक्शन 21JA, ठीक है। तीसरी कंडीशन है
कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये आपका कहाँ पर मेंशन है, ये आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 2121 AC। ठीक, अभी आपके आप दिखा भी देते हैं हम आपको, देखिए कंडीशन फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन सेक्शन 21J क्या कह रहा है, इन्वेंशन 21J में क्या कह रहा है, इन्वेंशन का क्राइटेरिया इन्होंने बताया, क्या बताया, इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब कि जो इन्वेंशन है आपका, उसकी ये कंडीशन बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वो होना चाहिए, एक नया प्रोडक्ट होना चाहिए, नया प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें कि इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और साथ में वो इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कैपेबल होना चाहिए। आगे बात समझ में, सेक्शन नंबर 21JA क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पर बोला गया है इन्वेंटिव स्टेप क्या है, मैंने आपको सब बता दिया है। सेक्शन नंबर 21AC यहाँ पर क्या लिखा है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये सेक्शन दोस्तों याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेगा आपके। अब देखिए ये आता है हमारा सेक्शन नंबर 21B, कंट्रोलर मीन्स द कंट्रोलर रेफर टू सेक्शन 73। अब ये देखिए कुछ सेक्शन और इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो हमने 4-5 डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं, एक तो आपका किया है सेक्शन नंबर 21F, ये किसके लिए है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस के लिए। सेक्शन नंबर 21 अभी हमने टोटल 5 सेक्शन डिवाइस पढ़ लिए, याद करते चलिएगा मेरे साथ साथ, आपको लास्ट में रिवाइज करेंगे, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन नंबर 21F एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सेक्शन नंबर 21J इन्वेंशन, सेक्शन नंबर 21JA किसके लिए है, इन्वेंटिव स्टेप, सेक्शन नंबर 21AC कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सेक्शन नंबर 21B कंट्रोलर। अब चलिए कुछ और सेक्शन है जो वापस से यहाँ पर हम और देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अच्छा एक और हमने यहाँ पर पढ़ा था, स्किप मत करिएगा, ये था सेक्शन 2L, किसके लिए था, न्यू इन्वेंशन नोवेल्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ऐड कर दीजिए सेक्शन 2L। तो टोटल हम लोगों ने अभी कितने पढ़ लिए, 6 सेक्शन। आगे चलते हैं, देखते हैं अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आता है, मैंने आपको बोला था आप अपना जो पूरा आप बनाएंगे, इन्वेंशन करेंगे, आप जाएंगे कहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म किसकी मदद से भरेंगे, आप जाएंगे पेटेंट एजेंट के पास। तो पेटेंट एजेंट ये वर्ड कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 2M में। सेक्शन 2M किसके लिए है, पेटेंट एजेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 2P, ये किसके लिए है, पेटेंटी। सेक्शन नंबर 2P ये किसके लिए है, पेटेंटी। अब ये पेटेंटी कौन होता है, पेटेंटी जिसको पेटेंट दिया जाता है। जैसे मैंने कोई चीज़ इन्वेंट करी तो मैं क्या हूँ, मैं पेटेंटी हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सेक्शन नंबर 2Q, ये क्या है, सेक्शन 2Q ये क्या चीज़ है। और इसके बाद आएगा आपका सेक्शन 2R, सेक्शन 2R। सेक्शन 2Q आपका बोला जाता है पेटेंट ऑफ एडिशन। अभी ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्या है, पेटेंट ऑफ एडिशन। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज आपने अपना पेटेंट करा लिया, ठीक है, 2-3 साल आपको लगा कि 2-3 साल बाद कि मुझे इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, मैंने और कोई नई चीज़ और ईजाद करी है, नई चीज़ और बनाई, मैं उसमें ऐड कराना चाहता हूँ, तो वो होता है पेटेंट ऑफ एडिशन। कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 2Q। अब देखिए 2Q में वर्ड मेंशन है, बाकी पूरा डिटेल में दिया गया है सेक्शन नंबर 54 में। अभी आगे डिस्कस करेंगे, तब आप ये मत पूछिएगा कि आपने यहाँ पर 2Q क्यों बताया है, यहाँ पर 54 क्यों बताया है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपको ये सेक्शंस को लेकर के जरा सा भी डाउट है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 2R, यहाँ पर मेंशन है पेटेंट ऑफिस। देखिए ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, और ये है आपका कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 74 में। अगर आप क्लियरली जो पेटेंट एक्ट है उसका PDF देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो आपका सेक्शन 2 है, जो पहला ही चैप्टर है जिसमें आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपका डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 में इन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इन्होंने वहाँ पर डेफिनेशन दी है। पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है, पेटेंट ऑफिस क्या होता है, और लास्ट में इन्होंने क्या लिख दिया है, रेफर सेक्शन नंबर 54, रेफर सेक्शन नंबर 74। मतलब इसकी पूरी डिटेल जो दी गई है वो दी गई है सेक्शन 54 में, और यहाँ पर दी गई है सेक्शन 74 में।
ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब एक और चीज़ आती है, अब जब आप गवर्नमेंट ने आपको दे दिए क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव लाइसेंस, पेटेंट दे दिया, अब पेटेंट मिलने के बाद आपको कुछ कुछ राइट्स मिल जाते हैं। राइट्स मतलब कि अधिकार, क्या अधिकार मिल जाते हैं, वो अधिकार राइट्स की अब हम बात करेंगे। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई ना, आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं है। 6 अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए सेक्शन, और 4 सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे, अब गवर्नमेंट ने हमको लाइसेंस दे दिया, हमें मिल गया पेटेंट मिल गया। अब पेटेंट मिलने के साथ साथ हमें कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं, राइट्स मिल जाते हैं, ये कहाँ पर मेंशन है, मेंशन है सेक्शन नंबर 48। ठीक है, अब ये क्या राइट्स होते हैं, राइट्स ये होते हैं कि गवर्नमेंट ने जब हमें दे दिया तो उसका मेरे पास ये राइट हो गया कि अब कोई भी बिना मेरी परमिशन के उसको ना तो सेल कर सकता है, ना उसकी डुप्लीकेसी कर सकता है, ना ही उसका इलीगल यूज़ कर सकता है, ना ही उसके साथ कोई छेड़खानी कर सकता है, जालसाजी कर सकता है, इन्फ्रिंजमेंट कर सकता है, और साथ साथ कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ये राइट्स मुझे सारे मिल जाते हैं, और ये कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 48 में। देखिए, राइट्स एसोसिएटेड विद पेटेंट, कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, सेक्शन 48 में मेंशन है, द पेटेंट प्रोटेक्शन provided by the law states that the invention cannot be commercially made, used, distributed, imported or sold by others without patent owner's consent। मतलब कि बिना परमिशन के नहीं भी बेचा जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेटेंट ओनर मे परमिट अदर पार्टीज़, अगर पेटेंट ओनर चाहे, जिसने पेटेंट लिया है, जिसने वो इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया है, अगर वो चाहे तो वो दूसरी पार्टीज़ को भी इसको यूज़ करने की परमिशन दे सकता है, या फिर आपसी समझौता कर सकता है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पेटेंट राइट्स आर नेगेटिव राइट्स एज द ओनर इज रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग द पेटेंट इन एनी मैनर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या है, ये पेटेंट राइट्स को हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको नेगेटिव राइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करता है दूसरे लोगों को यूज़ करने से, सेल करने से, डिस्ट्रीब्यूट करने से। तो एक तरह से पेटेंट राइट्स को नेगेटिव राइट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरे लोगों को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, कोई भी बिना आपकी परमिशन के ना तो सेल कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना यूज़ कर सकता है, ना इलीगल तरीके से यूज़ कर सकता है, ना ही इम्पोर्ट कर सकता है, ना ही उसका एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट, जालसाजी या छेड़खानी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो एक तरह से ये नेगेटिव राइट्स है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया द पेटेंट होल्डर मे चूज टू स्यू द इन्फ्रिंजिंग पार्टी टू स्टॉप इलीगल यूज ऑफ द पेटेंट एंड ऑल्सो आस्क फॉर कंपनसेशन फॉर द अनऑथराइज यूज। तो ये भी राइट्स मिल जाते हैं। अगर सपोज कोई इलीगल तरीके से उसका यूज़ कर रहा है तो वो चाहे तो वो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, और उसके साथ साथ उसके बदले में कंपनसेशन ले सकता है, मुआवजा ले सकता है। ये राइट्स मिलते हैं, और ये राइट्स मेंशन है सेक्शन नंबर 48 में। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार फिर से क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी स्टार्टिंग से। आप थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, रिवाइज करिए, कौन कौन से सेक्शंस बताए हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इसका प्रोसेस, देखिए ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी। पेटेंट रजिस्ट्रेशन मतलब कि पेटेंट को जो हम लोग रजिस्टर कराएंगे उसका क्या प्रोसेस है, कैसे हमें पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसका पूरा क्या प्रोसेस है, वो अब हम आपको यहाँ पर एक एक करके बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना होगा, आपको तो ये पता करना होगा हमें जाना कहाँ है, मेरा पेटेंट ऑफिस है कहाँ पर। तो देखिए 4 टोटल पेटेंट ऑफिस हैं। पेटेंट ऑफिस कोलकाता ये आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, पेटेंट ऑफिस कोलकाता ये आपका हेडक्वार्टर है। कहाँ कहाँ पर है पेटेंट ऑफिस, आपका मुंबई में है, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली में है। हम बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं कि मान लीजिए सपोज आपने कोई चीज़ बनाई है, अब आप चाहते हैं कि आपको उसका पेटेंट चाहिए, तो उसका क्या प्रोसेस। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे मेरे एरिया में कौन सा पेटेंट ऑफिस पड़ता है। तो ये 4 टोटल आपके पेटेंट ऑफिस हैं, और उनके सामने इनका जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है, कौन कौन से एरिया हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको जाना होगा मुंबई में। ठीक है, क्योंकि ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब जाते हैं गवर्नमेंट के पास, अपना पूरी डिटेल बताते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे एरिया भी पूछती है, आपको एरिया भी डिस्क्लोज़ करना होता है कि आपने कहाँ पर ये चीज़ बनाई है।
ठीक है, इसलिए ये जुरिस्डिक्शन वो आपका वही लगता है। तो जिस एरिया में आपको वहाँ जाना होगा। इसके बाद देखिए, अगर आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको जाना होगा चेन्नई। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, अगर आप इधर से बिलोंग करते हैं तो आपको जाना होगा न्यू दिल्ली। और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया कहाँ जाएंगे? कोलकाता में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है आपका ऑफिस कहाँ पर है। सपोज आपका ऑफिस दिल्ली में, अब आप गए दिल्ली में, अब आप जाएंगे कैसे? अब देखिए, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, 6 अलग अलग तरह के ये टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रोविजनल एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, पीसीटी एप्लीकेशन, डिविजनल एप्लीकेशन, पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन और कन्वेंशन एप्लीकेशन। पहला आता है प्रोविजनल एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए सपोज आपको अपना पेटेंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे? जाके आप जाएंगे, 2 तरीके हैं उसको एप्लीकेशन के। एक तो आपको देना होगा ऑर्डिनरी एप्लीकेशन या फिर आपको देना होगा प्रोविजनल एप्लीकेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपका इन्वेंशन 100% कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, तो आप ये एप्लीकेशन लेके जाएंगे। आप किसी भी तरह की प्रायोरिटी डेट क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये प्रायोरिटी डेट क्या होता है ये आगे हम बताते हैं। तो आपका मान लीजिए इन्वेंशन, आपका आविष्कार पूरा बन चुका है, कंप्लीट, आपको लेके जाना होगा ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 1। कौन सा? फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1, और उसके साथ एप्लीकेशन फीस। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका इन्वेंशन नहीं कंप्लीट है, आपका इन्वेंशन मान लीजिए 70% कंप्लीट है और यहाँ पर गवर्नमेंट आपको छूट देती है। सपोज आपका इन्वेंशन 70% इनकम्प्लीट है, 30% इनकम्प्लीट है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई दूसरा, आप ये चाहते हैं कि मेरा 6 महीने में पूरा इन्वेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आज ही उसकी प्रायोरिटी डेट ले लूँ तो कोई दूसरा फिर उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मतलब 6 महीने बाद मान लीजिए मेरी जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोसेस है ना, ये मैं चाहता हूँ कि मैं 6 महीने तक इसको रिज़र्व करके रखूं अपने पास, कोई और इसको रजिस्टर ना करा ले, कोई और पेटेंट ना करा ले, या कोई और ये नई टेक्नोलॉजी ईजाद ना कर दे या ये टेक्नोलॉजी बना ना दे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास ही रहे। तो और मेरा लेकिन अभी तक पूरा आविष्कार बना नहीं है, तो उसके लिए होता है प्रोविजनल एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलती है आपको? यहाँ पर मिलती है आपको प्रायोरिटी डेट। प्रायोरिटी डेट मतलब आपको एक प्रायोरिटी डेट बतानी होगी। आप गए गवर्नमेंट के पास, आपने बोला मेरा इन्वेंशन इतना कंप्लीट है और फर्दर आगे 6 महीने में, 7 महीने में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए 5 महीने में आपने उनको एक डेट दे दी कि इस डेट तक मेरा इन्वेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा आता है ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया पूरा कंप्लीट है, चलेगा। तीसरा है पीसीटी एप्लीकेशन। अगर आपको अपना पेटेंट इंडिया के बाहर कराना है तो आपको पीसीटी एप्लीकेशन देना होगा, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। ठीक है, डिविजनल एप्लीकेशन, अगर आपके इन्वेंशन 1 से ज़्यादा है तो आपको देना होगा डिविजनल एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कराना तो आपको देना होगा पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेटेंट है वो इंडिया में भी रजिस्टर हो और इंडिया के बाहर भी हो तो आपको देना होगा कन्वेंशन एप्लीकेशन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये आते हैं पेटेंट के फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, बताओ भैया पेटेंट का फॉर्म नंबर 10 किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको पता ही नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर 1। प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो आपको देना होगा, साथ में देना होगा आपको फॉर्म नंबर 2। स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 8, इसके लिए है आपका फॉर्म नंबर 3। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, फॉर्म नंबर 4। डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, फॉर्म नंबर 5। देखिए, ये पढ़ना होगा। नोटिस ऑफ अपोजिशन, अगर मान लीजिए आपने कोई अपना इन्वेंट आपने कर लिया है और उस पर कोई अपोजिशन ने उस पर क्या बोलते हैं आपका बता दिया कि भैया ये इन्होंने जो बनाया है गलत बनाया है, मान लीजिए कुछ भी बोल दिया, तो आप नोटिस देंगे अपोजिशन को, उसके लिए यूज होगा फॉर्म नंबर 7। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फॉर अपोजिशन टू ग्रांट ऑफ पेटेंट, फॉर्म नंबर 7A। ये सारे के सारे फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस, फॉर्म नंबर 17। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, टोटल कितने फॉर्म है? 32 फॉर्म है।
कितने फॉर्म है? 32 फॉर्म है। ये सारे के सारे फॉर्म नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्म नंबर 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, 4 किसका है, 5 किसका है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में सिंपल आपसे पूछ ले कि बताओ भैया फॉर्म नंबर 15 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्म नंबर 15 होता है एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन ऑफ पेटेंट। अगर आपका पेटेंट एक्सपायर हो गया, आप उसको रीस्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको फॉर्म देना होगा वो देना होगा फॉर्म नंबर 15। क्लियर? तो ये सारे फॉर्म है आपके सामने है स्क्रीन पर। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ और हैं। एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ अ पेटेंट फॉर नॉन वर्किंग, फॉर्म नंबर 19। एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, फॉर्म नंबर 20। रिक्वेस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, फॉर्म नंबर 21। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट एजेंट, फॉर्म नंबर 22। तो ये पूरे के पूरे हैं, आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ तक फॉर्म 30 है। टोटल हैं आपके 32 फॉर्म्स। कितने फॉर्म हैं? टोटल 32 फॉर्म्स हैं। इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई, एक तो ये याद करने हैं आपको, ये सारे फॉर्म आपको याद करने हैं। दूसरा, कौन कौन से सेक्शन हटाए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन ऐड किए गए हैं, ये आपको याद करना है। कौन कौन से रूल हटाए गए हैं और ऐड किए गए हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ये हो गया। अब देखिए, ये है आपका फॉर्म नंबर 1 का सैम्पल जो आपको वहाँ पर लेके जाना होता है। फॉर्म नंबर 1 में क्या है, क्या क्या चीज़ें दी गई? एप्लीकेशन नंबर है, फाइलिंग डेट है, अमाउंट ऑफ फी है, कितनी आपने पे करी है, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी। अब फॉर्म किस टाइप का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी है, कन्वेंशन है, पीसीटी है, डिविजनल है, एडिशन ऑफ पेटेंट है। जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ है यहाँ पर। ये आपको कैटेगरी बतानी होती है, आपका कौन सा टाइप का एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, नेशनैलिटी देनी होगी। ये पूरा फॉर्म का सैम्पल है। ठीक है, अब देखिए, ये है आपके फॉर्म की फ़ीस है। एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन फ़ीस। फ़ीस कितनी है देख लीजिए। नेचुरल, अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहला आपका नेचुरल ऑब्लिक पर्सन, नेचुरल पर्सन स्टार्टअप। तो बेसिकली ये आपका है इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। ये स्मॉल एंटिटी और ये फिर अदर्स। तो देखिए, प्रोविजनल या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की फ़ीस है आपकी 1600 रुपये। रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन, आप जल्दी चाहते हैं पब्लिकेशन के लिए, तो आप 2500 रुपये। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 4000 रुपये। एक्सप्रेस रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन मतलब कि आप चाहते हैं जो आपने एप्लीकेशन दिया उसका एग्जामिन करें, कौन? एग्जामिनर या कंट्रोलर, तो उसके लिए 4000 फीस है। और आप चाहते हैं कि और जल्दी करें तो आपको 5600 रुपये देने होंगे। इंडिविजुअल का है, यहाँ पर स्मॉल एंटिटी का है और यहाँ पर अदर्स का है। रिन्यूअल फीस की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, तीसरे साल से चालू होती है। इसका जो आपका टर्म होता है पेटेंट का, कितने साल के लिए होता है? 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो आपने फ़ीस दी है, ये फ़ीस कब तक रहती है? ये फ़ीस रहती है 3 साल तक। फिर 3 साल के बाद से आपकी शुरू हो जाती है एनुअली आपके चार्जेस लगने लगते हैं। 3 साल से 6 साल तक आपको 800 रुपये देने होते हैं एनुअली, साल में एक बार। 6 साल से 10 साल तक 2400 रुपये, 11 साल से 15 साल तक 4800 रुपये और 16 साल से 20 साल तक 8000 रुपये ये आपको देने होते हैं। ये आपका एप्लीकेशन का फ़ीस है। अब इसका क्या प्रोसेस है, अब हम आपको वो समझाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको सबसे पहले फॉर्म जो आपका होगा, फॉर्म नंबर 1, उसमें आपको क्या बताना होगा? फॉर्म आपको पहले ये पता करना होगा कि कौन सा आपका एरिया है। मैं आपको फिर से एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा आपका कौन सा एरिया लग रहा है। उस एरिया का जो भी पेटेंट ऑफिस होगा आपको वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर आपको पकड़ना होगा किसको? पेटेंट एजेंट को। पेटेंट एजेंट को आप पकड़ेंगे, उसके बाद पेटेंट एजेंट क्या करेगा? कहेगा भैया लो, ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका फ़ीस है, ये दे दो हमें। तो एप्लीकेशन और फीस ये लेके आप कहाँ जाएंगे? कंट्रोलर के पास जाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन कौन सा लगेगा मैंने आपको बता दिया, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1। और फीस कितनी लगेगी वो आपके सामने है यहाँ पर, 1600 रुपये, प्लस ये आपको फ़ीस देनी होगी 1600 रुपये। ठीक है, फॉर्म नंबर 1। और कितने टाइप के एप्लीकेशन होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। जब आप फॉर्म नंबर 1 फिल करेंगे तो इसमें आपसे पूछता है कि आपका कौन सा एप्लीकेशन है, किस टाइप का एप्लीकेशन है। वो आपकी कैटेगरी पूछते हैं, किस टाइप का एप्लीकेशन है, प्रोविजनल है, ऑर्डिनरी है, पीसीटी है, कौन सा है। तो आपको ये वहाँ पर बताना होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। और ये फीस लेके अब आप गए कहाँ पर? अब आप गए कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर क्या करेगा, इसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर के पास आप गए, आपने दिया उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया, फीस दी, और साथ में आपको क्या बताना होगा कंट्रोलर को? डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन।
कि आपने जो अपना आविष्कार बनाया उसकी पूरी डिटेल आपको किसको देनी होगी, कंट्रोलर को। कंट्रोलर बोलिए या फिर आप एग्जामिनर भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, डिटेल्स ऑफ जो इन्वेंशन आप जो कंट्रोलर को देंगे वो क्या होगी, या तो प्रोविजनल होगी। प्रोविजनल मतलब कि जो मैंने आपको बताया 70% कंप्लीट है, 30% इनकम्प्लीट है, या फिर कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जो आप अपनी डिटेल बताएंगे इन्वेंशन की कंट्रोलर को, आपको वहां पर बताना होगा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये आपको बताना होगा। ये बताने के बाद फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस ये होगा, अगर मान लीजिए सपोज वो आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, मतलब जो आपका इन्वेंशन है वो कंप्लीट हो गया, तो अगर ये कंप्लीट है तो अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस क्या होगा। देखिए अभी प्रोविजनल की तरफ मत चलिए, अभी आप इधर चलिए, किधर हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। मतलब सपोज आपका इन्वेंशन कंप्लीट हो चुका है, अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, आप जो कंट्रोलर हैं ये चेक करेंगे या एग्जामिन करेंगे। ठीक है, अब कैसे एग्जामिन करेंगे, वो क्या करेंगे, जो आपने इन्वेंशन दिया है इसको पब्लिश करेंगे, कहाँ पर, पब्लिश इन जर्नल या फिर अपनी वेबसाइट पर। क्यों पब्लिश करेंगे, क्योंकि वो पता लगाएंगे कि कोई और तो नहीं है जिसने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद क्या होगा, अब मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पब्लिश करने के बाद हो सकता है कि ऑब्जेक्शन आ जाए, कोई बोल दे कि ये इन्होंने गलत तरीके से बनाया है या ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए 5 कंडीशन हो सकती हैं यहाँ पर रिजेक्ट होने की, क्या क्या केस हो सकते हैं आगे डिस्कस करते हैं। अभी देखिए जर्नल पे या फिर वेबसाइट पर वो पब्लिश करेंगे, जो कंट्रोलर हैं देखेंगे ऐसा तो नहीं कहीं और भी है या किसी को इससे आपत्ति तो नहीं, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति। तो अगर सपोज ऑब्जेक्शन आ गया, ऑब्जेक्शन आने के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्शन आने के बाद इसकी होगी हियरिंग यानी कि सुनवाई। अब हियरिंग में 2 तरीके होंगे, या तो जो ऑब्जेक्शन आया है वो गलत है, मतलब उसका कोई बेस ही नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, रिजेक्ट हो गया कोई बात ही नहीं है। अब मान लीजिए एक्सेप्ट हो गया, मतलब कि रिजेक्ट मतलब इन द सेंस जो उनकी हियरिंग आई, जो ऑब्जेक्शन है कोई वो नहीं है आपका कि किसी भी तरह का जो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया वो किसी भी तरह का उसका कोई बेस ही नहीं है, कोई उसका क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बेस ही बोल सकते हैं कि मतलब मान लीजिए जो उन्होंने ऑब्जेक्शन की आपत्ति उठाई, उन्होंने जो रीजंस दिए सब गलत थे, तो वो ऑब्जेक्शन ही गलत हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन आ गया, सपोज उन्होंने देखा कि हाँ ऑब्जेक्शन सही है, एक्सेप्ट है, तो वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने देखा कि ये जो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी पहले से आपके पास अवेलेबल है, पहले से बना हुआ है, ऑब्जेक्शन आ गया, तो क्या करेंगे, वो आपका जो पेटेंट है वो कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ऑब्जेक्शन जो उन्होंने दिया पूरा एकदम बेसलेस है, ऑब्जेक्शन ही रिजेक्ट हो गया। जब ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको दे दिया जाएगा COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको मिल जाएगा पेटेंट। तो ये तरीका है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रोविजनल की अगर हम बात करें, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, ये भी सेम वही चीज़ है। इसमें क्या होता है, ये आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास जाएंगे आप अपना क्या लेकर के, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लेकर के। जब आप जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट तो करेंगे, उसका पहले यही करेंगे, सेम प्रोसेस है, उसको पहले पब्लिश करेंगे जर्नल पे, वेबसाइट पर, फिर देखेंगे उसका कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऑब्जेक्शन बेसलेस है तो बोलेंगे हटाओ इसको, किसी काम का ऑब्जेक्शन नहीं, आपको सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के लिए आगे फर्दर क्या प्रोसेस बताया जाएगा। अगर मान लीजिए उन्होंने देख लिया कि अच्छा ये पहले से बना हुआ है तो आपको वो कैंसिल कर देंगे। और अगर आपका कैंसिल नहीं होता है, जो ऑब्जेक्शन आया वो कैंसिल हो जाता है, तब वो क्या करेंगे, तब वो उसके बाद आपको एक टाइम देंगे। अगर आपका ये एक्सेप्ट हो गया तब वो आपको एक टाइम देंगे। क्या टाइम देंगे, टाइम देंगे आपको कि भैया ऐसा करो, जिस दिन आपने ये फाइल किया है उस डेट से 12 मंथ के अंदर तक आप हमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दो, आप हमें पूरा अपना इन्वेंशन कंप्लीट करके दो। और जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद फर्दर का फिर यही प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो रिजेक्ट होता है, किस बेसिस पर रिजेक्ट होता है उसको भी जानना जरूरी, क्योंकि वो हमारे सेक्शन में मेंशन है। और अभी हम एक एक सेक्शन लास्ट में पूरे रिवाइज करेंगे, चिंता मत करिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। देखिए सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लीजिए
दो ही तरीके होते हैं, या तो पेटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दो तरीके होते हैं, या तो पेटेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। किस कंडीशन पे मिलेगा बता चुका हूं आपको, 3 कंडीशन बता चुका हूं ना। किस कंडीशन पे मिलेगा? नॉवेल्टी न्यू होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और क्या था आपका? कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। अब आता है कि किस कंडीशन पर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर 1, जो आपने इन्वेंशन बनाया है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आपने उसका एप्लीकेशन दे दिया है, तुरंत आपका पेटेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने जिस एरिया में इन्वेंशन बनाया है आपने वो एरिया डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ समझिए, ये जो पेटेंट आपको मिलेगा 3 कंडीशन पे मिलेगा। मैंने इसके आपको सेक्शन बताए हैं ना। अब ये भी याद कर लीजिए किस कंडीशन पर नहीं मिलता है, ये किस सेक्शन में मेंशन है और इसको बोला क्या जाता है। इसको बोला जाता है ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन कहाँ मेंशन है? सेक्शन 25, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर आपने एरिया नहीं बताया है, पहली कंडीशन की वो पहले से ही मौजूद है और आपने दूसरी कंडीशन में एरिया नहीं बताया है। तीसरी कंडीशन, आपने पूरी इंफॉर्मेशन या बोल सकते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपने दी ही नहीं है कंट्रोलर को। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, तब भी आपका पेटेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अगली कंडीशन, आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिया ही नहीं, आपने प्रोविजनल दे दिया, उसके बाद आप भूल गए, आपको टाइम दिया गया 12 महीने का, फिर भी आपने नहीं दिया, तो आपने अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, नॉट गिवन, ठीक है। लास्ट कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने गलत तरीके से इन्वेंशन को बनाया है, अगर आपने गलत तरीके से बनाया है तो वो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात आपको पूरी क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। पेटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस कंडीशन पे मिलेगा, किस कंडीशन पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती, जो ये आपको दिया जाएगा COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस सेक्शन में आता है? सेक्शन नंबर 43, ठीक है। COR पेटेंट मिल जाएगा। यहाँ तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई, पेटेंट का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया और फाइनली आपको पेटेंट मिल जाएगा। इसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 43 में मेंशन है, इसको बोला जाता है ग्रांट एंड सीलिंग ऑफ पेटेंट, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उसमें सील लगी होगी और वो बोल दिया जाएगा ग्रांट एंड सीलिंग ऑफ पेटेंट। कहाँ मेंशन है? सेक्शन नंबर 43 में। सेक्शन नंबर 25 में ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, और ये सब कहाँ कहाँ मेंशन था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं अब हमारे लिए क्या आता है इंपॉर्टेंट। अब आता है इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल। इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, एक बार अपना इंडेक्स भी देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं कोई चीज़ छूट रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, मीनिंग ऑफ पेटेंट बता दिया, कंडीशंस बता दी, राइट्स बता दिए, प्रोसेस बता दिया। अब हमारा बचता है नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस, मतलब कि ऐसे कौन से इन्वेंशंस हैं जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं, और लास्ट में रिवाइज करेंगे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए कहाँ पर मेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 3 और 4। ये है हमारा सेक्शन नंबर 3 और ये है हमारा सेक्शन नंबर 4। टोटल 16 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? 16 कैटेगरीज हैं। पहले देखिए क्या बोली गई है। 3A, एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज, मतलब कि जो कि नेचुरल लॉज है उसके अगेंस्ट में है, ठीक है।
तो इसका आप पेटेंट नहीं करा सकते। ये टोटल 16 कैटेगरी हैं। मैंने इसको जो लैंग्वेज लिखा है इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये वही चीज़ है, हर एक चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने कुछ अलग से लिखा है, जो यहाँ पर लिखा है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि आप दूसरी कैटेगरी देखेंगे, एन इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विच कुड बी कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, यही मैंने भी लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा लेंदी है, मैंने थोड़ा सा इसको आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला है फ्रिवलस और मिसलीडिंग इन्वेंशंस, कुछ भी इस तरह का इन्वेंशन जो कि नेचर के अगेंस्ट है। क्या है? नेचर के अगेंस्ट है। जैसे मान लीजिए आपने सपोज कोई एक ऐसी गोली बना दी या ऐसी टैबलेट बना दी जिससे कि किसी का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, या किसी को कुछ मतलब कि एकदम ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो नेचर के अगेंस्ट है, तो ऐसी चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंशंस कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि अगर सपोज कोई ऐसी चीज़ है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को डिसएग्री करती है या उसके अगेंस्ट में है, आप उसका पेटेंट नहीं करा सकते हैं। आपने कोई बंदूक बना लिया, आप सोच रहे हैं उसका पेटेंट करा लें, नहीं करा सकते हैं। ठीक है। तीसरा, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। मेयर मतलब कि छोटा, कोई मान लीजिए ऐसी कोई साइंटिफिक थ्योरी है, आपने उसी को पढ़ के उसी को समझ के कोई और डिस्कवरी कर दी, आप उसका पेटेंट नहीं करा सकते हैं। मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हम जानते हैं, आपने उसी से एक नया उसका कोई फॉर्म बना दिया, आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते। सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ मेयर एडमिक्सचर। एडमिक्सचर मतलब कि मान लीजिए सपोज कोई चीज़ है, आपने कई सारी चीज़ें मिक्स करके वही बना दी, ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई डिटर्जेंट बना दिया, ठीक है। अब डिटर्जेंट आपने कहा, बोला क्या किया आपने, एक ले लिया टाइड, दूसरा ले लिया आपने घड़ी, आपने इन दोनों को मिला के एक नया कंपोजिशन बना दिया और आप चाहते हैं कि इसका हमें पेटेंट मिल जाए, नहीं मिलेगा। ठीक है। अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस, मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसी डिवाइसेस हैं, सपोज एक आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, दूसरा आप मान के चलती कोई ऐसी कोई भी डिवाइस ले लीजिए, सपोज मान लीजिए एक आपका यूएसबी माउस है या यूएसबी केबल या जो कुछ भी है, यूएसबी केबल समझिए। आप चाहते हैं कि हम इन दोनों का यूज़ करके कोई एक नया प्रोडक्ट बना दें, नया इन्वेंशन, उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। किसी भी तरह का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का मेथड पेटेंट नहीं करा सकते। प्रोसेस फॉर मेडिसिन क्यूरेटिव और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब कि अगर आपका मान लीजिए ऑपरेशन चल रहा है और कोई ऑपरेशन को भी अगर कोई चाहे कि मैंने तो नए तरीके से इसका ऑपरेशन किया, पेटेंट नहीं करा सकते। प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी भी तरह का पेटेंट आप नहीं करा सकते। मैथमेटिकल और बिजनेस मॉडल और कंप्यूटर प्रोग्राम्स पेटेंट नहीं करा सकते। अब आप बोलेंगे आपने सर पहली क्लास में तो बोला था कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था इसको आप क्या करा सकते हैं, कॉपीराइट करा सकते हैं। अगर सपोज कोई अपना पेटेंट कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहा है, ठीक है ना, तो वो पेटेंट में नहीं आएगा, वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा लिटरेरी वर्क में, लिटरेरी वर्क में आ जाएगा। लिटरेरी वर्क कॉपीराइट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क पेटेंट नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि उसका कॉपीराइट होता है। स्कीम और रूल ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ आपने बनाई कि जिसमें आपने बोला कि इसका यूज़ करके आप इन सारी चीज़ों को कर सकते, मतलब मान लीजिए सपोज कोई एक आपने गेम बना दिया, या ऑलरेडी मान लीजिए कोई गेम बना हुआ है चेस, आपने क्या किया, आपने उसका एक नया तरीका उसको खेलने का बना दिया। आप चाहते हैं कि मैंने इसको बनाया है, मैंने नए तरीके से, मान लीजिए आप सपोज कैरम खेल रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि चलो इस तरह से नहीं, इस तरह से खेला जाए, आपने एक नया उसका मेंटल एक्ट, एक नया रूल ही बना दिया, तो आप चाहते हैं उसको पेटेंट मिल जाए, नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कई तरह की आपकी इंफॉर्मेशन है, आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसका भी आप पेटेंट नहीं करा सकते। इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि ये आपका कवर हो जाएगा SICLD में, SICLD एक्ट में। ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज, ये वैसे भी ऑलरेडी जब हम ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर करेंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज की अगर हम बात करें, यहाँ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका टर्मरिक, या बोल सकते हैं हल्दी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप इसको पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है। ये हो गई हमारी 15 कैटेगरी। लास्ट आती है हमारी कैटेगरी नंबर 16, इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इन्वेंशन है आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों टोटल 16 कैटेगरीज हैं, 16 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एक बार फिर से वापस से देख लीजिए आपने अभी शुरुआत से क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा पेटेंट एक्ट के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, और हमने पेटेंट रूल पढ़ा, कब लागू हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कब कब अमेंडमेंट किया। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा, इसी में हमने ये भी पढ़ लिया था कि हमारे कौन कौन से सेक्शन ऐड हुए और कौन कौन से सेक्शन रिमूव हुए। इसी में हमने ये भी पढ़ लिया था कौन कौन से रूल्स हमारे ऐड हुए और कौन कौन से रिमूव हुए। इसके बाद हमने पढ़ा पेटेंट का मीनिंग, और उसके बाद हमने पढ़ा पेटेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, मतलब कि किस कंडीशन पे हमें पेटेंट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, और जब लाइसेंस मिल जाएगा तब हमने पढ़ा पेटेंट के साथ हमें क्या राइट्स मिलेंगे। तो जब राइट्स पढ़े, ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि पेटेंट का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या होता है इसका, हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन देखा हमने, इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स देखे, इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स, साथ में हमने फीस देखी। सॉरी, ये आपको पढ़ना है, याद करना है, ध्यान रखिएगा। ये सारे फॉर्म कोई भी स्किप मत करिएगा। आप एक बार ये रूल्स और सेक्शन स्किप कर सकते हैं, कौन सा ऐड हुआ है कौन सा नहीं हुआ ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म मैंने बताए हैं 32 फॉर्म है, ये आपको नहीं स्किप करने, ये पढ़ के जाने, एग्जाम में पूछ लेगा, 100% पूछेगा, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। प्रोसेस पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट प्रोसेस पढ़ लिया, क्या क्या उसके लिए, किस कंडीशन पे पेटेंट मिलता है, किस कंडीशन पे नहीं मिलता है, तो जब मिलता है उसका क्या रहता है और जो नहीं मिलता उसका क्या रहता है, कौन कौन से सेक्शन है, सारे पढ़ लिए। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, मतलब ऐसे कौन से इन्वेंशन हैं जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते। अब दोस्तों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे अपने इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। ठीक है, सारे जितने हम लोगों ने पढ़ लिए हैं वो पढ़ेंगे, और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा, वो सारे हम लोग अब हार्डली 5-10 मिनट के अंदर सारे सेक्शंस कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने शुरुआत से पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें हम शुरुआत से कवर करेंगे। अब ये वाला जो हमारा सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक सेक्शन शुरुआत से लेकर के आखिरी तक जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब हम शुरुआत से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वाला सेक्शन आप स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने बात करी सेक्शन 21F, क्या है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। ठीक है, पहला है सेक्शन 21F एक्सक्लूसिव लाइसेंस। दूसरा सेक्शन 21J क्या है, इन्वेंशन। ये क्राइटेरिया बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। तीसरा सेक्शन 21JA, ये क्या है, सेक्शन 21JA ये आपका क्या बताता है, ये बताता है इन्वेंटिव स्टेप। सेक्शन 21AC क्या बताता है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बताया था आपको, नॉवेल्टी होना चाहिए, वो किस सेक्शन में मेंशन था, सेक्शन आपका था 2L, नॉवेल्टी, या फिर हम बोल सकते हैं न्यू इन्वेंशन। ठीक है, न्यू इन्वेंशन, नॉवेल्टी। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, कंट्रोलर बताया था, सेक्शन 21B किसका बताया था, कंट्रोलर का। सेक्शन नंबर 21B, सेक्शन 21B कंट्रोलर, रेफर सेक्शन 73। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2M आएगा आपका, सेक्शन 2M किसके लिए था ये, सेक्शन 2M ये वर्ड डिफाइन है हमारा पेटेंट। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका सेक्शन 2N पेटेंट एजेंट, रेफर सेक्शन 125, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट।
इसके बाद सेक्शन 2M हो गया, N हो गया, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2P। यहाँ पे क्या आएगा सेक्शन 2P में, यहाँ पर आपका आ जाएगा पेटेंटी, पेटेंटी, ठीक है। इसके बाद आएगा सेक्शन 2Q और सेक्शन 2R, सेक्शन 2Q एंड सेक्शन 2R। सेक्शन 2Q किसके लिए है, पेटेंट ऑफ एडिशन, रेफर सेक्शन नंबर 54। सेक्शन 2R किसके लिए है, पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस, रेफर सेक्शन नंबर 74, ठीक है। ये हो गए। अब जो और इम्पोर्टेंट बचते हैं अब उनको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सारे सेक्शन उनको भी इम्पोर्टेंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी इस बीच में हम लोगों ने और कौन कौन से सेक्शन डिस्कस किए। सबसे पहला क्या डिस्कस किया था, चलिए शुरुआत से करते हैं, मतलब सीक्वेंस फॉर्म में चलते हैं। सेक्शन नंबर 25 सेक्शन नंबर आपका क्या था, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, ठीक है। सेक्शन 25 क्या था, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा सेक्शन, हमने पढ़ा है 43, काहे का था, ग्रांट एंड सीलिंग ऑफ पेटेंट। सेक्शन नंबर 43, ग्रांट एंड सीलिंग ऑफ पेटेंट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद हमने पढ़ा था, जो आपको याद होगा, राइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। किस सेक्शन में मेंशन है वो राइट्स, सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर 48, राइट्स एसोसिएटेड विद पेटेंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया सेक्शन 48। इसके अलावा पेटेंट एजेंट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट सेक्शन 125 है। अब बात आती है जो आपका पेटेंट होता है इसका टर्म कितना होता है, 20 ईयर्स का। ये कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 53 में, टर्म ऑफ पेटेंट 20 ईयर्स, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, सेक्शन नंबर 53 हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन, जो हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 54, वहाँ पर मैंने लिखा रेफर सेक्शन 54। उसमें देखिए क्या है, सेक्शन 54 एडिशन या पेटेंट ऑफ एडिशन, मतलब आपको क्या है, सपोज आप कोई चाहते हैं अपनी और इन्फॉर्मेशन ऐड कराना चाहते हैं, आपने कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर ली, उसको भी ऐड कराना चाहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा, जो आपका मेन एडिशन है, जो आपका मेन जो पेटेंट है वो ऑलरेडी आपका, क्योंकि आपको पेटेंट मिल चुका है, अब आप चाहते हैं कि उसमें हम और सारी चीज़ें हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसका टर्म उतना ही रहेगा 20 ईयर्स का, जो आपका मेन वाला जो पेटेंट है उसका, ठीक है। आप चाहे 2 साल बाद कराएं, चाहे 3 साल बाद ये पेटेंट ऑफ एडिशन की एप्लीकेशन दें, उसका टर्म उतना ही रहेगा 20 ईयर्स का। आपको क्या करना होगा, जो आपका मेन जो पेटेंट है इसके साथ में अलग से इंफॉर्मेशन देनी होगी। अपना मेन पेटेंट तो देना ही होगा, जो आपका पास पेटेंट है, और कुछ अलग से जो आप चाहते हैं तो आप उसके लिए पेटेंट ऑफ एडिशन वाला आपको एप्लीकेशन देना होगा, और साथ में पूरी चीज़ें इन्फॉर्म करनी होंगी मेन पेटेंट के साथ। इसका जो टर्म है वो कितना रहेगा, जो आपका मेन पेटेंट है उसी का ही टर्म रहेगा। लेकिन जो इसका जो टर्म डिफाइन है वो कहाँ पर डिफाइन है, जो एडिशन वाला जो पेटेंट है इसका जो टर्म डिफाइन है वो डिफाइन है सेक्शन नंबर 55 में, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो डिफाइन है आपका सेक्शन नंबर 56 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, आपका आ जाता है सेक्शन 55, 56। अब मान लीजिए सपोज आपका जो ये पेटेंट है एक्सपायर हो गया, ठीक है, ये लैप्स हो गया, आप चाहते हैं कि हमें उसको दोबारा से रीस्टोर कराना है, वो कहाँ पर मेंशन है, अभी हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। सेक्शन नंबर 60 एंड 61 में, सेक्शन नंबर 60 एंड 61 क्या है, 60 एंड 61 रीस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड या एक्सपायर्ड पेटेंट।
क्या होता है, कैसे होता है, ये समझना जरूरी है। सेक्शन नंबर 60 और 61 में मेंशन। देखिए मान लीजिए आपका जो पेटेंट है कितना टर्म होता है, 20 साल। 20 साल तक तो ठीक है, एक्सपायर हो गया, अब आपको याद ही नहीं आया, आपको अचानक से याद आया अरे मेरा पेटेंट तो एक्सपायर हो गया है, अब हम चाहते हैं कि उसको वापस से हम रिस्टोर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। कितना टाइम दिया जाता है? 18 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी। मतलब कि जिस दिन आपका पेटेंट एक्सपायर हुआ है तब से लेकर के 1.5 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर अंदर आपको अपना ये रीस्टोर कराना होगा। रीस्टोर कराने के लिए भी ऐसा नहीं कि आप गए और आपका तुरंत रीस्टोर हो जाएगा, नहीं, आपको वैलिड रीज़न बताने होंगे। आपको वैलिड रीज़न बताने होंगे कंट्रोलर को कि आपने क्यों नहीं इसको रिन्यू कराया। आपको बताना होगा कंट्रोलर को कि आपने इसको क्यों नहीं रिन्यू कराया। वैलिड रीज़न देने होंगे। अगर आप उनको लगेगा कि हाँ आपने सही बोला है तो आपका रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन 18 महीने के अंदर अंदर कराना होगा फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी। सेक्शन नंबर 60 और 61 में मेंशन है। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो पेटेंट है हम उसको सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि हम एनुअली फीस नहीं देना चाहते हैं या जो कुछ भी आपका रीज़न है, हम उसको सरेंडर करना चाहते हैं, हम उसको कंटिन्यू करने नहीं चाहते हैं। तो सरेंडर ऑफ पेटेंट कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 63, यहाँ पर मेंशन है आपका सरेंडर ऑफ पेटेंट। ठीक है, ये हो गया। अब एक और आता है, आपका आता है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। ये कहाँ पर मेंशन है और इसका तरीका क्या है? देखिए रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, मान लीजिए कि आपका पेटेंट को कोई रिवोक कराना चाहता है तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? रिवोकेशन ऑफ पेटेंट फॉर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर नॉन वर्किंग। या तो मैं चाहता हूं कि आपका जो पेटेंट है हम उसको रिवोकेट कराना चाहते हैं, या तो मैं जाऊंगा हाई कोर्ट के पास। उसके 3 तरीके होते हैं। या मैं सीधे जाऊंगा कंट्रोलर के पास, मैं उनको बताऊंगा इनका ये रीज़न है, ये ऑलरेडी जो है ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको हटाइए, इसको बंद करिए। या फिर मैं जाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब लगेगा जो ये पेटेंट है जो इन्होंने करा रखा है, जो इनकी टेक्नोलॉजी जिसका इन्होंने पेटेंट कराया, ये हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए ये सुरक्षित नहीं है, देश के लिए ये खतरा है, डेंजरस है ये हमारी कंट्री के लिए। तब आप जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिवोकेट कर सकती है उस पेटेंट को। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप जा सकते हैं। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 66 में। ठीक है, आप मतलब कि शिकायत कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 66 में मेंशन है। और सिर्फ एक कंडीशन है, आप जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अदरवाइज आप कहाँ जाएंगे? कंट्रोलर के पास जाएंगे, या फिर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कंट्रोलर के लिए ये मेंशन है आपका सेक्शन नंबर 85 में, और इसके बाद हाई कोर्ट के लिए ये आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 64 में। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग। कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 84 में। कंपलसरी लाइसेंसिंग ये होता क्या है? कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है, या कंपलसरी लाइसेंस जानिए। अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती, जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज किसी का पेटेंट है, मान लीजिए मेरा कोई पेटेंट है रजिस्टर, आपने उसको यूज़ किया, तो मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ कि आपने इलीगल तरीके से यूज़ किया, आपने उसमें जालसाजी, मैं जालसाजी का केस लगा सकता हूँ, इन्फ्रिंजमेंट का केस। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है, ठीक है, व्हेन गवर्नमेंट अलाउज, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि आप भैया इस जो ये इनका प्रोडक्ट है आप इसको बनाइए, जो इनका इन्वेंशन है आप इसको बनाइए, ठीक है, और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ ओनर या पेटेंटी, उसको बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। जब गवर्नमेंट ने ही बोल दिया अब आप एक काम करो, आप यूज़ करो उनकी परमिशन के बिना, कोई इशू नहीं है, उसको बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। और ये टर्मिनेट भी कराया जा सकता है। पेटेंट को लगा, अगर जो इसका पेटेंट उसको लगा ये ऐसा यूज़ हो रहा है बिना मेरी परमिशन, वो चाहे तो उसको टर्मिनेट भी करा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। पूरा अपना पेटेंट एक्ट ख़त्म होता है ये वाला चैप्टर, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी हैं। अब मुझे नहीं लगता आप कोई भी क्वेश्चन अब आपसे छूटेगा। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी, फॉर्म, इनको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा।
जो ये टोटल 32 फॉर्म है ना, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 100%। कोई भरोसा नहीं कहाँ से पूछ लेगा, इसलिए ये फॉर्म के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कौन सा फॉर्म किसके लिए है। बाकी आई होप मैंने आपको पूरी एक एक चीज़ डिटेल में बता दी है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ में कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमारा पहला टॉपिक था, मतलब दूसरा लेक्चर है हमारा। पेटेंट एक्ट खत्म हुआ, अभी बहुत सारे हैं हमारे। कॉपीराइट एक्ट बचा है, ट्रेडमार्क एक्ट बचा है, जीआई एक्ट बचा है, SICLD बचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या पूछा था कि टोटल कितने जीआई टैग्स रजिस्टर्ड हैं आज की डेट में इंडिया में, तो उसका करेक्ट आंसर है 530। 530 रजिस्टर्ड जीआई टैग्स इन इंडिया। ठीक है, बाकी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर अगली क्लास में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।